मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 में सब्जेक्ट एसएसटी और चैप्टर 8, पहले हमने 7 चैप्टर पढ़ा, 6 चैप्टर केंद्र सरकार और 7 चैप्टर राज्य सरकार। अब आज हम यहाँ पर 8 चैप्टर में जल संसाधन, जल हमारे लिए कितना आवश्यक है। जिस तरह मनुष्य के लिए सांस यानी कि जीवन जीने के लिए सांस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए जल भी इतना ही आवश्यक है। तो जल संसाधन यानी कि इस प्रकार का संसाधन है, मानव इस पर निर्भर है। विभिन्न क्रियाएं जल के माध्यम से होती है और विभिन्न क्रियाओं के द्वारा जल का उपयोग किया जाता है। अब अगर जल ही नहीं होगा भूमि पर तो हमारी जो क्रियाएं हैं, उद्योग हैं, हमारी घरेलू क्रियाएं हैं, वह किस प्रकार से पूरी होंगी। तो यहाँ पर हम आज जल हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है और हमारे धरातल पर कितना प्रतिशत जल है और कितना उपयोगी है और कितना अनुपयोगी है और किस तरह से हमें इसका प्रबंधन करना चाहिए, किस प्रकार से हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए और व्यर्थ जल को किस प्रकार से बचाना चाहिए। क्योंकि अगर पृथ्वी पर जल की कमी होगी तो मानव अपनी जो मूलभूत क्रियाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उसी के अनुसार पूरी नहीं कर पाएगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है, जल संसाधन जो हम पढ़ेंगे तो जल मानव के लिए अति आवश्यक है। सबसे पहले हम जल का परिचय देंगे। यहाँ पर जल का परिचय, जल हमारे पूरे भूमि पर, हमारे जो स्थल भाग पर, यहाँ पर भूमिगत जल 30%, भूमिगत जल कितना प्रतिशत है, यहाँ पर 30% भूमिगत जल है। और पूरे जो स्थल मंडल में, पूरे स्थल मंडल में 30% तो भूमिगत जल है जो अंदर भूमि में है। उसका 69% जो जल है हिमालयों के रूप में, हिमालयों के रूप में यानी कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है। जैसे ग्लेशियर है, ये ऊपर हिमालय पर्वत पर जिस प्रकार से बर्फ जमी हुई है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि जो 69% है वो तो बर्फ के रूप में जमा है, हिमालय के रूप में जमा हुआ है, और 30% भूमिगत जल है। तो 99% हमारे लिए जल उपयोग में नहीं है, जल का उपयोग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर केवल 1% बचा जो जल हमारे लिए उपयोग में है। तो इस 1% का हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे जो जल है उसका कुछ भाग यानी कि 100% अगर मान के चलते हैं, हम 100% में से निकालते हैं, तो यहाँ पर 97% जल जो महासागरों के रूप में है। जल तो है परंतु क्या है, वो महासागरों के रूप में जल है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। क्यों उपयोगी नहीं है? क्योंकि इसका जो पानी है वो लवणीय होता है, खारा होता है। खारा होने के कारण हमारे लिए पीने योग्य नहीं हो पाता। तो इसी तरह से यहाँ पर जो ये 3% जल है, 97 तो खारा जल है, इसमें से 3% जल है वो शुद्ध जल बताया जाता है, जो शुद्ध जल है जो हमारे लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार से हम जल का वितरण करते हैं और बांटते हैं कि हमारे जो भूमंडल पर कितना प्रतिशत जल है, उसमें से हमारे कितने पीने योग्य है और कितना अनुपयोगी है। तो यहाँ पर हमने डायग्राम के माध्यम से देखा कि हमारे जो 69% जो खारा जो हिमालय के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है, वो भी हमारे लिए काम का नहीं है, इसी तरह से उपयोग में नहीं आ सकता। इसलिए 97 जो प्रतिशत जल है
वो महासागरों के रूप में है। जैसे अन्य जो नदियां हैं उसका जल तो मीठा होता है, परंतु वो बहती हुई सागर में मिल जाती तो उसका जल भी क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, यानी कि वो काम का नहीं है, यानी उपयोग में नहीं लिया जा सकता। समुद्र का जल खारा होने के कारण, लवणीय होने के कारण वो उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पर केवल 3% जल है जो हमारे उपयोग में, जिसका अन्य क्रियाओं में जैसे सिंचाई में है, मानव पेयजल में करता है, आर्थिक क्रियाओं में करता है, उद्योगों में काम आता है, ये जल अन्य उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से केवल 3% जल ही हमारे उपयोग में लाया जाता है। अब दूसरी बात आती है, हमने इसका परिचय देखा कि हमारे भूमंडल पर यानी स्थल मंडल पर केवल हमारे शुद्ध जल 3% ही जल है। इसके बाद का जल प्रबंधन, इसका किस प्रकार संरक्षण किया जाए और किस प्रकार इसका रखरखाव किया जाए कि हमारे आने वाली पीढ़ी या हम जो हैं जल का सही उपयोग कर सकें, जल को बचा सकें। कई बार क्या होता है कि वर्षा जल का अत्यधिक भाग नदियों के माध्यम से समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। नदियों में जब आता है वर्षा का जल, वो तो मीठा होता है, उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु वो बहता हुआ समुद्र में चला जाता है और वो व्यर्थ हो जाता है। इस तरह से व्यर्थ होने के कारण वो उपयोग में नहीं आ पाता। इसी कारण हमारे देश की जो जनसंख्या है इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, उसकी तुलना में हमारे जल की पूर्ति नहीं कर पाती। यानी जनसंख्या की पूर्ति हेतु जो मानसून है वो भी अनियमित होता है, अचानक आ जाता है। अब पूरी तरह से जब बरसात का समय होता है, कितना मानसून यानी निश्चित वर्षा होनी चाहिए या तो अनियमित है, यानी कि हमारे यहाँ निश्चित तौर से वर्षा नहीं होती और अनिश्चित वर्षा होने के कारण भी पानी की कमी होती है। कई ऐसे स्थान या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर केवल 10% ही वर्षा होती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अत्यधिक वर्षा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के कारण वो जल व्यर्थ बहकर चला जाता है, उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। तो कहने का तात्पर्य हम जल का प्रबंधन किस प्रकार से करें कि इसका हमारे लिए उपयोग में लाया जा सके। तो समुद्रों में जो व्यर्थ जल बहकर चला जाता है वो भी उपयोग में नहीं होता, क्योंकि वो लवणीय हो जाता है, खारा हो जाता है। जनसंख्या की पूर्ति के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि मानसून क्या है, अनियमितता रखे हुए है या अनियमित होता है, अनिश्चित वर्षा होती है, निश्चित वर्षा समय पर वर्षा नहीं हो पाती है। कई बार क्या होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो वो भी एक कारण बन जाता है। तो अकाल से निपटने के कारण उचित प्रबंधन आवश्यक होते हैं कि हमारे देश में अगर कई बार अनियमित वर्षा होती है या कम वर्षा होती है, अकाल की कुछ क्षेत्रों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उससे निपटने के लिए हमने कौन कौन से प्रबंधन करने आवश्यक हैं। तो जल को हम किस प्रकार से बचाकर रख सकते हैं। तो आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण किया गया। जो बहुउद्देशीय योजना में इस प्रकार से बांध बनाकर उस पानी को बचाया गया और बाढ़ का पानी सुरक्षित रूप से बचाया, जैसे नदी से नदी को जोड़कर बाढ़ के पानी को बह कर वो निकल जाता है, तो उस बहने वाले पानी का कोई उपयोग नहीं होता, तो उससे बचाकर इस प्रकार से नदी क्रम को जो बनाया गया है। और इस प्रकार हमारे सूखे व अकाल के समय बांध बनाकर पानी संग्रहित किया जाता है और जब उस समय इस पानी का उपयोग किया जाता है। उचित प्रबंध करना इसलिए आवश्यक है कि पानी की कमी की जो पूर्ति है वो की जा सके। और हमारे भारत देश में जैसे बिजली है, पेयजल है, उद्योग है या सिंचाई में है, मछली पालन है या पर्यावरण के सहयोग में इस प्रकार से सहयोग मिलता है। तो जैसे कि हम अगर जो बहुउद्देश्यों के कारण हमारे लाभ भी प्राप्त होते हैं, तो बहुउद्देशीय योजनाएं बना ली जाती हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद
इसका परिचय के बाद हम बहुउद्देशीय योजना के बारे में जानेंगे। जो इस प्रकार से बांध बनाकर बहुउद्देशीय योजना बना दी जाती है, उससे बिजली है, सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, मछली पालन किया जा सकता है और हमारे पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। तो निम्न इस प्रकार से हम जल का उपयोग करके जल को बचाकर प्रबंधन कर सकते हैं और जिस समय हमारे अनियमित वर्षा होती है, सूखा होता है, अकाल होता है, उस समय उस पानी का सदुपयोग किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से हम जल का प्रबंधन करके उचित प्रबंधन करना आवश्यक है और जल को बचाना आवश्यक है। तो हम आगे की जो उसमें क्लास में इस प्रकार से जल की जो बहुउद्देशीय योजना है, एक तो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है और एक राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। तो पहले हम केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी बड़ी योजनाएं चलाई गई है, उनका क्या उद्देश्य है, क्या क्या उनके लाभ हैं, किस प्रकार वो योजना चलाई गई, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर राज्य सरकार की जो बहुउद्देशीय योजना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो केंद्र और राज्य दोनों सरकार ने अपने अपने बहुउद्देशीय योजनाओं का वर्णन किया है और इस प्रकार बहुउद्देशीय योजना बनाई है, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमने बस केवल जल का परिचय, सबसे पहले जल का परिचय जानना जरूरी है। इसके बाद जल का प्रबंधन, किस प्रकार से हम प्रबंधन कर सकते हैं, उसको रख रखाव कर सकते हैं और समस्याओं से किस प्रकार से हम निपट सकते हैं, ये आज हमने देखा। अगले इसमें हम बहुउद्देशीय योजना के बारे में पढ़ेंगे।